गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों सारे? बहुत अच्छे हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लेक्चर 2 ज़रूर देखा होगा, लेक्चर 1 भी देखा होगा। तो हमने जो हमारी फर्स्ट यूनिट है 9th क्लास की सिलेबस की, क्या नाम है उसका, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हमने शुरू कर दी है। इससे पहले हमने बेसिक केमिस्ट्री के 5 लेक्चर्स बनाए थे, वो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ज़रूर देख लिए होंगे। अभी देखो बच्चों, अब जो ये थर्ड लेक्चर है ये वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे सेकंड लेक्चर छोड़ा था। वहाँ पे हमने क्या किया था कि चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, की स्टेट्स ऑफ मैटर्स में क्या क्या चेंज आते हैं, किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो पहले हमने किया था कि चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से स्टेट्स ऑफ मैटर यानी सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या चेंज आते हैं, ये पढ़ना है हमें। दूसरा जो पढ़ना है वो है चेंज इन प्रेशर, कि अगर कोई स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस है उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसको प्रेशर को चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा, कैसे कैसे उनकी स्टेट्स चेंज होगी, वो पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये पढ़ेंगे। नोट, सभी नोटबुक निकालिए और नोट्स बनाइए, साथ साथ पहले समझिए फिर नोट्स बनाइए। मैं लिखवा रहा हूँ सारा, बहुत अच्छे नोट्स आप सभी के हाथ में होने चाहिए जब ये लेक्चर खत्म होगा। और देखो सॉलिड है, एग्जांपल से करते हैं। सॉलिड है, मान लो सॉलिड क्या होती है, आइस होती है हमारी। आइस क्या है हमारा, सॉलिड है, बर्फ सभी के घरों में होती है। दूसरा हमारे पास वाटर होता है, वाटर होता है, पानी सभी के पास होता है, सभी पीते हैं, डेली यूज करते हैं। उसके बाद होता है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। छोटी क्लासेस में प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन आपने जरूर पढ़ा होगा, 8th क्लास में जरूर पढ़ा होगा, ऐसी बात नहीं है कि आप वेपर्स को नहीं जानते। तो देखो अब इन तीनों चीजों को हम इन चेंज ऑफ टेम्परेचर के साथ जो स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज आता है उनके साथ कोरिलेट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो आइस जो होती है, आइस कहाँ होती है? आइस हमारे फ्रीजर में होती है। और जो फ्रीजर में हम रखते हैं तो फ्रीजर कैसा होता है, कूल होता है। फ्रीजर हमारा होता है ठंडा। उसको आइस को हमने बाहर निकाल लिया भाई। बाहर क्या है, बाहर है हॉट, बाहर गर्मी है। ठंडे फ्रीजर से हमने आइस यानी कि सॉलिड को बाहर निकाला और कहाँ ले आए, अपने रूम टेम्परेचर पे ले आए, मतलब बाहर ले आए हॉट। अब देखो यहाँ कूल था, मतलब यहाँ कुछ टेम्परेचर होगा, कम होगा, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस था। बाहर क्या कह रहे हैं हम, हॉट है, बाहर गर्मी है, तो बाहर मान लो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने एक तरह से टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज। जस्ट हमने फ्रीज के फ्रीजर से आइस का जो भी हमारे पास ट्रे है उसको निकाल के बाहर रख दिया। इतना करने से क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया हमने। पहले वो 0 डिग्री सेल्सियस में था, वो 30 डिग्री सेल्सियस में आ गया, मतलब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इसलिए वो पहले आइस थी और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा वो क्या बन गया, आइस से लिक्विड वाटर बन गया। तो देखो हम कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। पहला क्लियर हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर टेम्परेचर चेंज करने पे कैसे चेंज देती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब इस पानी को हमने यहाँ नॉर्मल रखे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रखे रखा। अब देखो, अब इस पानी को हमने उसमें डाल के, पतीले में डाल के और गैस पे रख दिया। ये पतीले में डाल के इस पानी को और यहाँ नीचे गैस ऑन कर दी। अब क्या होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा। वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लग जाता है। हमने गैस ऑन कर दी और 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर ले गए। क्या किया हमने, फिर से टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज। हमने फिर से टेम्परेचर बढ़ाया। पहले यहाँ 0 डिग्री था, 0 से हम बाहर ले आए, मतलब ठंड गर्मी में ले आए 30 डिग्री पे, तो यहाँ आइस थी, यहाँ वाटर बन गया, सॉलिड से चेंज हो गया लिक्विड में। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। अब हम कह रहे हैं फिर से आगे बढ़ाओ, और ज्यादा बढ़ाओ। अब बाहर है, इससे ज्यादा तो हम कहीं नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करेंगे, नीचे से गैस जला देंगे, बर्नर जला देंगे। अब वो धीरे धीरे उबलने लगेगा और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वहां से वाटर वेपर्स निकलने शुरू हो जाएंगे, पानी की भाप बनने लग जाएगी। भाप क्या होती है, गैस। गैस भाई, पानी है बीकर में रखा है, अब लगातार उबालते रहो उसको, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओ, तो क्या होगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, वाटर वेपर्स, जिनको कहते हैं वाटर वेपर्स। वो गैस ही होती है एक तरह से। तो देखो स्टेट चेंज हो गई, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ सॉलिड से लिक्विड में आ गया, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज किया, लिक्विड से किस में आ गया, गैस में आ गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आप सभी को बहुत अच्छे से मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। अगर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा,
तो टेम्परेचर घटाने से क्या होगा वो भी बता सकते हो। देखो बढ़ाने से सॉलिड किस में हुआ, लिक्विड में, लिक्विड किस में हुआ, गैस में। मतलब आइस किस में हुआ, लिक्विड वाटर में, वाटर किस में हुआ, वाटर वेपर में। अब उल्टा करो, अब ये वाटर वेपर है हमारे, इन वाटर वेपर्स को हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। वाटर वेपर्स को हम तो जैसे इस गैस को देखो हम फ्रीज करेंगे वापस, अभी गैस है, वाटर वेपर्स है, हम पानी को उबाल के और ढक्कन रख के उसको छोड़ देंगे, तो हम देखेंगे ढक्कन के ऊपर फिर से वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगी, पानी बन जाएगा, फिर से वो भाप। तो देखो वाटर वेपर्स जब टेम्परेचर डाउन किया, हमने गैस बंद कर दी, तो किस में आ गया वापस, लिक्विड में आ गया, पानी बन गया। अब उसको उठा के वापस से फ्रीज में रख दो या टेम्परेचर कम कर दो किसी तरह, तो क्या बन जाएगी, आइस बन जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड चेंज इनटू गैस, whereas on decreasing temperature gas change into liquid, liquid change into किस में बताओ, आइस। समझ में आ गया मेरे ख्याल में। ये जो हम पढ़ रहे हैं चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का आपका ऑन कूलिंग और ऑन हीटिंग अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी लिखो जो नया टर्म हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। नोट्स निकालो और लिखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखो। सुना सबने होगा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, देखो अभी पढ़ेंगे भाई। नोट्स साथ साथ सारे बनाते रहेंगे और अच्छे से सारे नोट्स फेयर नोटबुक में बनाने हैं और रिवाइज करते रहना है पीछे के लेक्चर। बेसिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं भूलनी, मैं बार बार आपको यही बात बताऊंगा कि बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। हाँ तो बच्चों अभी पढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमने जो स्टेट चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ चुका है हम सभी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है। मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली आप सभी ने सुना होगा, कोई मेल्ट होती है कोई चीज़ की, जैसे हम कुछ भी लेते हैं, आइस होती है, आइस बाहर निकाल के रख देते हैं कुछ देर के लिए, मेल्ट हो जाती है अपने आप बिना कुछ करे। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा वो बर्फ से मतलब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाती है थोड़ी देर में। या और कुछ चीज़ होती है जैसे गुड़ होता है, उसको आप धूप में रख दो, जब गर्मियों के टाइम अपने आप मेल्ट होके ऐसे लिक्विड की फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है कि किसी भी कोई सब्सटेंस होगा उसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम हो जाना, मतलब अपने वो स्टेट छोड़ के और सेम आ जाएगा टेम्परेचर, कि वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंट्री कर लेगा। जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बना लेगा। देखो एक बार डेफिनेशन देखो फिर समझ में आ जाएगा। वैसे पता आप सभी को मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस चेंज इट्स स्टेट्स, कि एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में चले जाता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। देखो सीधे, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा, एक सॉलिड होगा वो होगा मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, कि सॉलिड से जब लिक्विड में जाएगा जिस टेम्परेचर पे, को आयरन है, जैसे आयरन को हम भट्टी में जब करते हैं, इसको मोल्ड करना होता है, कुछ भी करना होता है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब गर्म करके क्या होता है, उसके जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके एटम्स का, उसको हम वीक करते हैं ताकि उसको मेल्ट कर सके। तो आयरन मेल्ट होता है, उसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा कि इतने टेम्परेचर की भट्टी होगी तब आयरन को मोल्ड कर पाएंगे। ऐसे ही होगा आइस का, जैसे कि आइस को मेल्ट कब होगा, 0 डिग्री से बाहर लाओगे, 0 पे तो वो फ्रीज हो जाता है, उससे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ऐसे हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट है। भाई ये पेन है, इसको मान लो धूप में रखेंगे, यहाँ है टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, धूप में रखेंगे 35 40, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जिसमें ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, बहने लगेगा, फ्लूइडिटी आ जाएगी, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो क्या होगा मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर वो तापमान एट विच जिसपे सॉलिड मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड, कोई भी सॉलिड मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और पिघल के क्या बनाएगा, लिक्विड। किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर हमने कुछ नहीं, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है नॉर्मल कंडीशन पे रखना है। ऐसे नहीं कि हमने कोई प्रेशराइज रूम में ले गए या कहीं होगा वहां फिर चेंज हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन है किसके लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन पे, कि टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड टू फॉर्म लिक्विड्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब देखो इसके साथ एक नई चीज और आएगी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट बताओ, एक चीज और पॉइंट लिख लो जो नई डेफिनेशन इससे जुड़ी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, देखो फ्यूजन और वेपराइजेशन तो बाद में बता दूंगा, लेटेंट हीट क्या होती है। देखो ये इसमें है आइस, ये आइस है, ये पूरी आइस है, इसमें यहां हमने डाल दिया थर्मोमीटर, ये डाल दिया। समझ लेना भाई, इसको सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं मुंह से और क्या लिख रहा हूं बोर्ड पे।
ये आइस ली इस बीकर में, ये थर्मोमीटर, ये आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब हमने निकाली है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें थर्मोमीटर हमने डिप कर रखा है। थर्मोमीटर क्या शो करेगा? सीधी सी बात है, आइस है, आइस का मतलब वाटर फ्रीज, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कितने पे जमता है वाटर? 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो थर्मोमीटर क्या शो करेगा? मान लो थर्मोमीटर यहां से शुरू है, इसने 0 डिग्री शो कर रखा है, ये ऊपर डिग्रीज लिख रही है 1 2 3 4 5, ऐसे ही ऐड 1 2 से नहीं होता, दरअसल ये 30 से शुरू होता है, लेकिन हमने एज्यूम किया है कि ये 0 डिग्री है यहाँ पे, और ऐसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता हुआ है थर्मोमीटर पे। अब देखो, बाहर रख दोगे थोड़ी देर के लिए, 0 डिग्री फ्रीजर से निकाल के थर्मोमीटर सेट करके हमने उसको बाहर निकाल के रख दिया। ये केस है, थर्मोमीटर उसके अंदर, फ्रीजर के अंदर हमने थर्मोमीटर में लगा दिया आइस में, और वहां नोट किया कि 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। अब इस पूरे सिस्टम को उठा के हमने रसोई में बाहर स्लैब पे रख दिया, नॉर्मल टेम्परेचर पे, जहां गर्मी है, 20 डिग्री है, 25 डिग्री है। क्या होगा? धीरे धीरे आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, हो जाएगी। सब घर पे कर सकते हैं। धीरे धीरे हमारा बीकर है या कटोरी है जिसमें भी हमारी आइस है, मेल्ट हो जाए, पिघलने लग जाएगी, इस बर्फ से पानी बनने लग जाएगा। इसमें बीच में बर्फ बच जाएगी, चारों तरफ पानी पानी, लास्ट में 1 घंटे 2 घंटे बाद केवल पानी बचेगा। लेकिन जब तक इसमें बर्फ रहेगी, जब तक इसमें बर्फ रहेगी, इस पूरे बीकर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री दिखाएंगे स्टैंडर्ड केस में, आइडियल केस में। कि बर्फ का जो होगा, जब तक बर्फ रहेगी, बर्फ पिघल के जो पानी बन भी जाएगा, पानी भी बन जाएगा, लिक्विड चेंज, स्टेट चेंज होगी। देखो, सॉलिड से लिक्विड में आ गई है, सॉलिड से लिक्विड में आ चुकी है, लेकिन वो टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है, वो टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जिसके कारण है उसको कहते हैं लेटेंट हीट, कि कितनी हीट को वो टॉलरेट कर सकता है, या तो रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, जब उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। देखो, स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से आइस से वाटर बन गया, कभी बर्फ का पानी पिघला के उसमें उंगली देना, और बर्फ में दोनों सेम होगा टेम्परेचर। क्यों? लेटेंट हीट के कारण। क्योंकि इसमें लेटेंट हीट इतनी है बर्फ की कि ये स्टेट चेंज कर लेगी विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। डेफिनेशन लिखो लेटेंट हीट। अब इसमें जैसे ये है जो आइस वाला केस, इसके लिए होगी फ्यूजन की, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग के केस में क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट समझ में आ गई, कि जो टेम्परेचर को चेंज ना होने दे, जबकि स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में आ जाए, लेकिन टेम्परेचर वही 0 डिग्री है अप टू सर्टेन टाइम। ऐसा नहीं कि हमेशा तक, वो थोड़ी देर में पानी बन जाएगा तो वो छोड़ देगा, टेम्परेचर हाई होने लग जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक, एक टाइम तक। नहीं होना क्या चाहिए कि बर्फ है, इस पे 0 डिग्री, अब इसमें एक बूंद भी पानी बन गया, स्टेट चेंज होगी ना, तो लिक्विड का अब उसका टेम्परेचर अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्यों होता है? ड्यू टू लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट मैं समझ सकता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे लेटेंट हीट की डेफिनेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखेंगे, क्योंकि हम मेल्टिंग ऑफ आइस पढ़ रहे हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखो, इट इज द हीट, इट इज द हीट या फिर अमाउंट ऑफ हीट, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज। देखो, वैसे लिखो तो वैसे लिख लो अमाउंट कितना भी, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो लिख देते 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर। कि ये वो हीट है जो या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, या तो हमें जरूरत पड़ेगी या निकलेगी। अब फ्यूजन का केस है, क्या होगा? इट इज द हीट अमाउंट रिक्वायर्ड। फ्यूजन मतलब बर्फ से पानी बना रहे हैं तो हमें हीट चाहिएगी, तो कितनी हीट है, कितनी हीट को ये टॉलरेट कर लेगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहे लेकिन स्टेट चेंज हो जाए। तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। सीधी सी बात है, लेटेंट हीट में अभी कोई कंफ्यूज हो रहा होता है, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो, फिर भी समझ में ना आए तो एक बात याद रख लेना, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट required to change the
रिक्वायर्ड, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। इट इज द हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, इस 1 किलोग्राम को भूल जाओ, सॉलिड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड और विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। 0 डिग्री है तो यहाँ भी 0 होगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। बस ये लेटेंट हीट के कारण होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड अगर जा रहे हैं तो जो हीट है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो होगी फ्यूजन की। अभी आगे देखो, अगला जो मिड टर्म पढ़नी है वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो लिखो बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों, अगर तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेल्टिंग पॉइंट में क्या हो रहा था, टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड लिक्विड में जाएगा जिस टेम्परेचर पे, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स, कि वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड अपनी स्टेट छोड़ के वेपर्स में मतलब गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, वो होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम देखें तो हमने सिंपल सा 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस, यहाँ पे 0 के बाद अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या होगा, मेल्ट का, यहां तक वो मेल्ट होगा, आइस मेल्ट। लेकिन 100 डिग्री पे जाके क्या हो जाएगा, वेपराइज। इस बीच में रहेगा लिक्विड, यहां रहेगा सॉलिड और यहां बन जाएगी गैस। 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट, इस पे फ्रीज हो जाना सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है पानी का। 0 से 100 तक वो लिक्विड रहेगा, पानी रहेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और 100 डिग्री पे क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन, उबलने लग जाएगा पानी। अब देखो समझते हैं कैसे, क्या सीन है इसका। लिख लोगे बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, लिखो सारे। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों में याद रखना है। ये जो हम टेम्परेचर बता रहे हैं ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हम कैलकुलेट करते हैं, हम उसको नोट करते हैं। अब देखो, इसके साथ जुड़ी हुई टर्म है लेटेंट हीट, मेल्टिंग पॉइंट के साथ ही लेटेंट हीट, तो उस हीट का क्या नाम था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब बॉइलिंग पॉइंट्स के साथ जो लेटेंट हीट जुड़ेगी उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या होगी, वेपराइजेशन। कर लोगे, देखो कैसे करोगे इसको। मान लो ये हमारे पास पानी है, ये हो गया वाटर, है ना, ये हो गया वाटर। इसमें हमने बर्नर लगा दिया, ये हमने बर्नर लगा दिया मतलब गैस दे दी। ये हमने डिप कर दिया इसमें थर्मोमीटर, ये हमने कर दिया थर्मोमीटर। पहले क्या था, पुराना भी रिवाइज हो जाएगा। ये थी आइस, आइस थी, ठीक है, और ये हमने डाल दिया था थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आइस थी तो थर्मोमीटर कहां पे दिखा रहा था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि ये लिक्विड है तो 0 तो नहीं होगा, और तुम्हें पता है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 से 100 के बीच में कहीं होगा। मान लो ये हमारा 35 डिग्री सेल्सियस है, कहीं भी मान लो बीच में, 0 से 100 के बीच में लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वाटर। यहाँ पे 0 में था, तो ये जब आइस पूरी वाटर में चेंज हो जाएगी और टेम्परेचर 0 रहेगा जब तक, तो वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे, ये आ जाए 89 डिग्री सेल्सियस कर दे, फिर 99 डिग्री सेल्सियस कर दे, फिर 99.9 डिग्री सेल्सियस कर दे, ये क्या होगा, ये वाटर केवल वाटर ही रहेगा, इसमें कोई वेपर्स नहीं बने। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, समझ गए। अब तुम करना चाहो कि इसको और ज्यादा हीट दें, हम बहुत ज्यादा आग लगा दें नीचे, लेकिन ये थर्मोमीटर को आप फिर भी 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज नहीं कर सकते ड्यू टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे ही 100 डिग्री जहां पहुंचेगा ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, 101 पे जाएगा ही नहीं, 101 पे जाने से पहले तो ये गैस बन जाएगा, वेपर्स बना लेगा। तो 100 डिग्री सेल्सियस तक तो ये रहेगा लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद 100 आते ही ये गैसियस फॉर्म में जाना शुरू हो जाएगा, तो ये होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि हम उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं कर सकते क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में चला जाएगा। तो आप दोनों समझ सकते हो लेटेंट हीट क्या होती है, कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब्ड टू चेंज स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा। यहाँ 100 डिग्री पे आ गया, अब 100 नहीं होगा, अब ये 100 डिग्री से सीधा वेपर्स बनना शुरू हो जाएगा उसी स्टेट से।
तो आप कर लोगे मेरे ख्याल में। लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत अच्छे से आप शुरू कर लोगे। तो मेरे ख्याल में आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अभी हम थोड़ा शॉर्ट वीडियो दिया करेंगे आपको, वर्कलोड ज्यादा नहीं, लेकिन जितना दिया जाएगा आपको उतना ईमानदारी से करना पड़ेगा, तब तो हमारे पढ़ाने का कोई फायदा होगा। आपको जो ये जो कोरोना वायरस की वजह से छुट्टियां हैं, इनको छुट्टियां मत समझो। आपको डाउट सेशंस के लिए टाइम दे दिया गया है कि आप कितने बजे से कितने बजे तक डाउट्स पूछ सकते हो। सभी के पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप सभी अपने अपने डाउट्स विद इन टाइम्स या मेरे से तो आपको कभी भी कितने भी बजे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने क्वेश्चंस की फोटो क्लिक करो, कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा वीडियो में टाइम नोट कर दो कि सर इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपने जो बात कही वो समझ में नहीं आ रही, पूरा टॉपिक समझना वो बता दो, क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है वो बताओ, लेकिन आप घर पे कुछ ना कुछ जरूर करो। ये 9th क्लास वाले बच्चे वीडियोस कम देख रहे हैं, सभी रेगुलरली देखने लग जाओ, बेसिक्स जरूर कंप्लीट कर लो और देखते रहो। देखो क्या कहा है, every aspect of the world today, even politics and international relations is affected by chemistry। केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो केवल तुम्हारी साइंस का एक हिस्सा नहीं है या तुम्हारे एक सिलेबस का एक हिस्सा नहीं है। केमिस्ट्री आज के टाइम में पॉलिटिक्स से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस, जो बाहर की दुनिया के साथ हमारे संबंध है या हमारे घर के संबंध है, माता पिता के, पिता पुत्र के, भाई बहन के, सभी में केमिस्ट्री होती है। यहाँ केमिकल वाली है, वहाँ भावनाओं वाली, इमोशंस वाली केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इमोशंस। एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, थोड़ा सा आपको बायो और केमिस्ट्री का मिक्सअप करके सिखाएंगे। लेकिन तब तक के लिए आपको यही सजेशन, नोट्स बनाते रहिए और पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाकी बहुत सारे बच्चों को नोट्स बनाने में डाउट्स हैं, तो नोट्स का क्या करना है, मैंने कितनी बार बताया है, बेसिक केमिस्ट्री की सारी वीडियोस देखो, जितना मैं बोल रहा हूँ, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उनको समझ समझ के उनको लिख लो। नाम क्या दोगे, हेडिंग बेसिक केमिस्ट्री, कोई चैप्टर का नाम नहीं देना है, उसका पहला पेज पे लिखोगे आप हेडिंग बेसिक केमिस्ट्री और 5 वीडियोस के जितने भी नोट्स बेसिक केमिस्ट्री के अंदर बना दो। उसके बाद यूनिट 1 मैटर सराउंडिंग अस शुरू करो, फिर आप ये नोट्स बनाने शुरू करो। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, मैंने बहुत बार आपको बताया है, आपको ऐसे करना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और स्टे होम, स्टे हेल्दी। सभी का ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का, खुद भी सुरक्षित रहे। थैंक यू।